नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 9 एनसीईआरटी ग्रेविटेशन चैप्टर। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण क्या होता है, ये सब हम लोग कवर कर चुके थे। ठीक है, अब इसके आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग देखे थे जी का वैल्यू जैसे मतलब किस पे डिपेंड करता है, तो जी का वैल्यू Gm/r², ये फार्मूला हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, तो ये आर क्या है हमारा, अर्थ का रेडियस, मतलब अगर अर्थ पे निकालना है तो अर्थ का रेडियस हो जाएगा, अर्थ का मास हो जाएगा, और जी का वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिरांक रहता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़े थे मतलब पोल पे अर्थ हमारा क्या था, थोड़ा ओवल टाइप का होता है, तो यहाँ पे जो आर का वैल्यू पोल पे होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो अगर वैल्यू कम होगा, मतलब जो भी वैल्यू, अगर नीचे वाला वैल्यू कम होता है तो इधर वाला वैल्यू क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। और यहाँ पे जब इक्वेटर विषुवत रेखा पे निकालते तो यहाँ पे आर का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, तो यहाँ पे जी का मान क्या होता है, कम होता है। इसमें देखिए कई तरह का क्वेश्चन पूछता है, आपसे सिंपली डायरेक्ट पूछेगा कि पोल पे क्या वैल्यू होगा, अर्थ के सेंटर पे होगा। तो हम लोग इसको डिस्कस किए थे, लेकिन थोड़ा सा कुछ और पॉइंट मैंने इसमें ऐड किया, क्योंकि एनसीईआरटी में चीजें नहीं दी है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज मैंने इसमें ऐड किया। आपको डायरेक्ट ध्यान रखना, जी का मान ध्रुव पे क्या होता है, पोल पे जो जी का मान क्या होता है, अधिक होता है, सबसे अधिक कहाँ पे होता है, ध्रुवों पे होता है, और विषुवत रेखा पे क्या होता है, कम होता है। यही कारण है जितने भी मतलब मिसाइलों को प्रक्षेपित किया था, कहां पे किया था, विषुवत रेखा था, क्योंकि वहां पे जी का मान क्या है, कम। जी का मान कम या ज्यादा होने का मतलब गुरुत्वीय त्वरण या फिर ग्रेविटेशन, या समझ सकते हैं ग्रेविटी, मतलब अर्थ अपनी तरफ खींचने का जो पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर जी का मान जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे ग्रेविटी भी ज्यादा होगा, और जहाँ पे जी का मान कम होगा वहां पे ग्रेविटी भी कम होगा, मतलब अर्थ उसे कम पावर के साथ अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ध्रुव पे क्या होता है, जी का मान अधिक होता है, विषुवत रेखा पे जी का मान कम होता है, केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, केंद्र पे क्या होता है जी का मान, जो हमारे क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। अंतरिक्ष में जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। ऊंचाई पे जाने पे इसका मान क्या होता है, घटता है, और गहराई पे जाता है तो भी इसका मान घटता है। ये सारी चीजें हम लोग फार्मूले से समझे थे कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है, मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया, उसको मैंने अलग से ऐड किया। ठीक है, जो क्या हो गया, घूर्णन गति का प्रभाव, मतलब जी पे जो घूर्णन गति, ये तो नॉर्मल सी बात है, ऊंचाई पे जाएंगे, गहराई पे जाएंगे, सेंटर पे, अंतरिक्ष में जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा लाइट फोकस कर रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मैं साइड में लिख दूंगा जो भी यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो घूर्णन गति से पृथ्वी अपने तरफ क्या एक्सिस पे क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है जी पे। ठीक है, तो जो ध्रुव पे होता है, जैसे मान लीजिए हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, रोटेट, अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पोल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इक्वेटर विषुवत रेखा हो गया। तो इस पोल पे जी का मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसे घूर्णन गति का जी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ध्रुवों पे, लेकिन विषुवत रेखा पे इसके घूर्णन का क्या होता है, उल्टा प्रभाव होता है। उल्टा प्रभाव का मतलब ये होता है, अगर कोई चीज किसी चीज में उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, ये घटेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब घूर्णन गति, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे अर्थ का मान लीजिए स्पीड कुछ रोटेट कर रहा है कुछ स्पीड से, अगर घूर्णन गति तेज हो जाएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान लीजिए अगर अर्थ तेजी से रिवॉल्व करने लगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी का उल्टा, अगर घूर्णन गति कम हो जाए तो उससे उस कंडीशन में जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर जी का मान क्या हो रहा है, सॉरी, मतलब रोटेशन, मतलब जो घूर्णन गति है वो अगर बढ़ेगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर स्पीड बढ़ता रहे, जी का मान घटते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जी का मान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब पृथ्वी अपने जो घूर्णन गति का 17 गुना हो जाए, कितना हो जाए, 17 गुना तेजी से रिवॉल्व करने लगे, अपने अपने एक्सिस पर रोटेट करने लगे, ठीक है, घूर्णन करने लगे, उस कंडीशन में जी का मान शून्य हो जाता है, और जो वस्तु होता है क्या हो जाएगा, हवा में तैरने लगेगा। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, तो घूर्णन गति का ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विषुवत रेखा पे उसका उल्टा रिलेशन होता है, उल्टा संबंध होता है। मतलब अगर स्पीड बढ़ेगा रोटेशन का, ठीक है, एक्सिस पे उसके घूर्णन का गति बढ़ेगा तो जी का मान क्या घट जाएगा, और घटेगा तो बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए लगातार बढ़ता है, जी का मान लगातार घटते जब भी 17 गुना हो जाए, क्या हो जाए, अगर उसका घूर्णन गति 17 गुना हो गया, उस कंडीशन में जी का मान शून्य हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वस्तु हवा में क्या होगा, तैरने लगेगा, मतलब वस्तु पृथ्वी को छोड़ के बाहर अंतरिक्ष में चला जाएगा, हवा में तैरने लगेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, ग्रेविटी क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल। ठीक है, गुरुत्वीय बल, यहाँ पे हो सकता है लाइट का फोकस आ रहा है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्वीय बल, जिस बल के द्वारा पृथ्वी अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को खींचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल। जैसे मान लीजिए इसको मैंने छोड़ा तो अर्थ अपनी तरफ खींचा कि नहीं खींचा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल। अब देखिए वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून एज कंपेयर टू द अर्थ, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जी का मान हम लोग पढ़ते हैं ना, मून पे कितना होता है, 1/6, तो किसका 1/6 होता है, पृथ्वी पे, मतलब पृथ्वी पे जी का मान जितना भी होता है, ठीक है, उसका 1/6 क्या होता है, किस पे होता है, मून पे, चंद्रमा पे होता है। तो वही वैल्यू लिखा है जी मून। ठीक है, मतलब जी का जो वैल्यू है गुरुत्वीय त्वरण का मून पे, वो अर्थ क्या होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला टॉपिक है मास, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। अब मास और वेट में अंतर होता है, ठीक है,
मास जैसे हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं और वेट को हम लोग क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। आज हम लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है, मास क्या होता है और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर टाइप के वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मास क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट में जो प्रेजेंट उसका जो मात्रा है, ठीक है, उस पदार्थ की जो मात्रा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मास बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का उपस्थित उसका जो पदार्थ की मात्रा होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास। और हम लोग जब न्यूटन का नियम पढ़े तो वहां पे हम लोग पहले नियम में बताया था, ठीक है। तो जो त्वरण सॉरी इनर्शिया होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्शिया को हम लोग जड़त्व बोलते हैं। जड़त्व का माप कौन करता है, मास करता है, द्रव्यमान करता है। इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। इनर्शिया मतलब जड़त्व। जड़त्व क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी जो अपने अंदर होने वाले चेंज का विरोध करता है, कि मतलब अगर वो रुका है तो रुका ही रहना चाहेगा, मूव कर रहा है तो मूव ही करना चाहेगा, ठीक है। तो मास का दो डेफिनेशन हो गया, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, मास बोलते हैं। और वस्तु के जड़त्व का जो माप होता है उसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। अब ये इसका मतलब क्या हो गया, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक होगा उसमें जड़त्व उतना ज्यादा विरोध करेगा, ठीक है। अब ऐसे समझ सकते हैं, एक छोटी सी गाड़ी उसे ढकेलने में हमें कम मेहनत लगती है, लेकिन एक ट्रक ढकेलने में हमें ज्यादा मेहनत लगती है। क्यों, कि वो ट्रक का मास ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में, एसआई यूनिट क्या होता है मास का, हम लोग किसे मेजर करते हैं, किलोग्राम में, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और एक पॉइंट ध्यान रखना, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, हम लोग अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। मास हमेशा कांस्टेंट, मास कभी भी चेंज नहीं होता किसी भी ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए 100 किलो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका वेट 70 किलो, तो आप यहाँ रहिए, चंद्रमा पे रहिए, मून पे चले, कहीं भी चले जाइए, आपका जो मास होगा, द्रव्यमान हमेशा रहेगा कांस्टेंट, 70 किलोग्राम ही रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। मास कभी जीरो नहीं हो सकता। जैसे हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ किसे बोलते हैं, कोई भी पता किसी को हम लोग पदार्थ तब बोलते हैं जब उसके पास मास हो और उसके पास क्या हो, आयतन हो, मतलब जगह घेरता हो। तो अगर ब्रह्मांड में कोई चीज एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। अगर मास नहीं है तो समान वो वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करता पृथ्वी पर, ठीक है, ब्रह्मांड में। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। तो मास कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि मास को हम लोग किस विधि द्वारा मापते हैं और भार को हम लोग किस विधि द्वारा मापते हैं। तो जो हमारा द्रव्यमान मास होता है उसको हम लोग पेन या बीम बैलेंस द्वारा मापते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, या पेन विधि या उसी को हम लोग बीम बैलेंस बोलते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे तराजू, ठीक है, तराजू में बीच में बैलेंस लगा देते हैं, ठीक है, या बीच में बैलेंस कर देते हैं और इधर बटखरा मतलब वेट रख देते हैं और इधर हम लोग क्या करते हैं, मास तौल लेते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप तराजू एग्जांपल समझ लीजिए, वही क्या है, बीम बैलेंस विधि है, ठीक है। तो ध्यान रखना मास को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, पेन विधि द्वारा या फिर बीम बैलेंस द्वारा। अब नेक्स्ट है भार, वेट। अब ध्यान रखना मास क्या होता है और वेट क्या होता है। मास किसी भी ऑब्जेक्ट में उपस्थित उसकी जो मात्रा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। लेकिन भार क्या होता है, वेट क्या होता है, जिस फोर्स के द्वारा, जिस बल के द्वारा पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। इसका मतलब भार एक तरह का क्या है, बल है। क्या है, बल है। कौन सा बल है, जिस बल के द्वारा पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो जिस बल के द्वारा अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं, वेट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है। अब इसका यूनिट क्या होता है, अब ये एक तरह का बल है, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। अब बल का यूनिट क्या होता है, अगर मान लीजिए बल का यूनिट हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये बराबर एम ए, ये भी तो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन भी बोल सकते हैं, फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो भार क्या होता है, भार का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन क्या होता है, ये हमेशा डाउनवर्ड काम करता है। जैसे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को हमेशा नीचे ही तो खींचता है, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब सदिश राशि होता है। मास हमारा अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि हमारा वेट क्या होता है, सदिश राशि। सदिश राशि से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मास हमेशा कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं करता, इसका मतलब ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो भार होता है ये डिपेंड करता है वैल्यू किसके वैल्यू पे, जी के वैल्यू पे। जहां पे जी का वैल्यू ज्यादा होगा वहां पे भार अधिक होगा, जहां पे जी का वैल्यू कम होगा वहां पे भार भी कम होगा। अब जैसे यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ध्रुवों पे भार क्या होगा, अधिक होता है तो अधिक हो जाएगा, ठीक है। विषुवत रेखा पे कम होता है तो कम हो जाएगा, केंद्र पे भार शून्य हो जाएगा, क्योंकि जी का मान शून्य होता है। अंतरिक्ष में जी का मान शून्य, वहां पे भार भी शून्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब इसका अलग से नहीं ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट जो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है यही से पूछता है, ठीक है। पूछेगा अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो भार में क्या अंतर होगा, तो भार क्या हो जाएगा, घटेगा। भैया ऊंचाई पे जाओगे तो जी का मान भी तो घट रहा है, तो भार भी तो घट जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो भार होता है किस पर डिपेंड करता है, जी के वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए जी पर निर्भर करता है इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू होता है प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। जैसे अब जी का वैल्यू जब चेंज हो रहा है प्लेस टू प्लेस, तो भार भी तो चेंज होगा प्लेस टू प्लेस, ठीक है। अब इसको हम लोग स्प्रिंग बैलेंस द्वारा मापते हैं, ठीक है। भार को हम लोग किस मेथड से मापते हैं, बीम बैलेंस द्वारा। इसको हम लोग स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा मापते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मास हो गया, मान लीजिए कुछ मास m है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना डाउनवर्ड जो वर्क करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, mg। यही तो फोर्स होता है जिस फोर्स के द्वारा अर्थ अपनी तरफ खींचता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट।
भार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भार, mg। अच्छा बताइए, m तो कांस्टेंट है, m तो कभी चेंज होगा नहीं किसी ऑब्जेक्ट का, लेकिन g का वैल्यू चेंज होता है कि नहीं चेंज होता, चेंज होता है। इसलिए जो भार होता है किस पे डिपेंड करता है, g पे डिपेंड करता है। g का वैल्यू जहां पे ज्यादा है वहां भार ज्यादा, g का मान जहां पे कम, भार भी वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट, ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो भार का फार्मूला क्या होता है, W बराबर mg, मास होता है, m मतलब मास द्रव्यमान, और g मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसको हम लोग क्या लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं वैल्यू। अब अगला पॉइंट है मून पर वस्तु का भार। अब देखिए जब g का मान मून पे क्या होता है 1/6 हो जाता है, तो भार पे तो 1/6 हो जाएगा। तो मून पर वस्तु का जो भार होगा और अर्थ पर जो वस्तु का भार होगा, अगर इनका रेशियो निकालो तो क्या आएगा, 1/6 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि मतलब मून पे जो भार होता है अर्थ का कितना होता है, 1/6 होता है, 1/6 होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसी क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट क्वेश्चन बन सकते हो सबको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यदि किसी वस्तु का भार, ध्यान रखेंगे, मास नहीं, द्रव्यमान नहीं दिया, क्या दिया, भार दिया, ठीक है। भार मतलब वेट दिया, कितना दिया, 600 न्यूटन अर्थ पे, ठीक है। ये किस पे, अर्थ पे। तो मून पर उसका भार और द्रव्यमान ज्ञात करना है। अगर देखिए द्रव्यमान निकाल लेते हैं, द्रव्यमान सब जगह कांस्टेंट होता है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। ये वेट, भार किस पे दिया, अर्थ पे दिया। तो अगर हम लोग इसका फार्मूला लिखें mg, तो भार कितना होता है, 6 तो दिया, और मास हमें पता करना है, और जी का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग, अर्थ पे 10, ये कटे कितने बार में, मास बराबर कितना आ गया, 600 किलोग्राम, ठीक है। ये इसका मास आ गया द्रव्यमान। अब ये द्रव्यमान चाहे अर्थ पे पूछा जाए चाहे चंद्रमा पे पूछा जाए, इसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है, मास मून पे कितना हो जाएगा, 60 किलोग्राम ही रहेगा, क्या रहेगा, 60 किलोग्राम, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, भार निकालना, क्या निकालना, भार। तो भार निकालेंगे किस पे, मून पे, किस पे, मून पे। तो जितना भार ये अर्थ पे होगा उसका 1/6 होता है कि नहीं, 6 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 600 न्यूटन/6, मतलब फार्मूला लिखते वक्त हम लोग यूनिट नहीं लिखते। कितना आ जाएगा हमारा, 100 न्यूटन। कितना आ गया, 100 न्यूटन। ध्यान रखेंगे भार कितना है, सॉरी द्रव्यमान कितना है, 60 किलोग्राम और भार कितना है, 100 न्यूटन, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहेगा चंद्रमा पे इतना अगर उसका मास है, द्रव्यमान है, तो अर्थ पे उसका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कभी नहीं चेंज होता, ठीक है। अगर हमें भार निकालना है तो भार, ध्यान रखना आप लोगों को, पृथ्वी पे लाके उसका भार निकालना सबसे पहले, ठीक है। पृथ्वी पे लाके उसका वैल्यू भार निकालेंगे और उसका 1/6 कर देंगे, मून पे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट और है, एक टॉपिक, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, एक मिनट, हम लोग क्या पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के जो समीकरण थे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन इक्वेशन हम लोग पढ़े थे ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए क्या हमारा एक्सीलरेशन, त्वरण, टी टाइम है, एस दूरी है, डिस्टेंस है, यू हमारा प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। और वी क्या होता है हमारा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये तो हम लोग पढ़े थे। और ये जो इक्वेशन है लीनियर मोशन के लिए, किसके है, लीनियर मोशन के लिए होता है, लीनियर गति के लिए, मतलब रेखीय गति के लिए, जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है। लेकिन अगर मान ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे मूव करेगा, ठीक है, मतलब ऊपर या डाउनवर्ड या अपवर्ड, उस कंडीशन में ये एक्सेलरेशन किसके अंडर आ जाएगा, ग्रेविटी के अंदर आ जाएगा। मतलब वहां पे जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। मतलब जो हमारा ए हो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो अंडर ग्रेविटी मूव करेगा, क्या करेगा, अंडर ग्रेविटी मूव करेगा, ठीक है, ऊपर नीचे। उस कंडीशन में जो हमारा ए है, त्वरण है, वो गुरुत्वीय त्वरण में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारा डिस्टेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइट में, एच में। अब भैया जैसे इतना दूरी मैंने कवर किया, अगर मैं यही चीज ऊपर कवर करूँ तो हाइट बोलेंगे, तो उसको एच बोलते हैं। अच्छा देखिए, एक तो ये कंडीशन हो गया, एक ये, अच्छा मान लीजिए ऐसे भी तो मूव कर सकता है कोई ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपित प्रोजेक्टाइल, मतलब हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, हिंदी में आई थिंक प्रक्षेपित गति बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अलग से पढ़ते हैं ना, रेंज क्या होता है, ठीक है, हाइट कितना, मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो 45 पे पढ़ते हैं हम लोग, 45 पे कोई ऑब्जेक्ट जाता है, तो ये अलग टॉपिक है, ठीक है, इसको हम लोग अलग पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ क्या पढ़े, अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पे जब भी देखिए, अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो हमने क्या पढ़ा, जी का मान घटता है, ठीक है। जब अपवर्ड मोशन हो, क्या होगा, जैसे इसके लिए अलग अलग फार्मूला पढ़ाया था, जब अपवर्ड जाएगा उस कंडीशन में हमारा जो जी होगा वो माइनस जी लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस जी। माइनस जी क्या बता रहा है कि जी का मान घट रहा है। उस कंडीशन अगर इस इक्वेशन हम लोग वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो पहला फार्मूला क्या बन जाएगा, v इक्वल टू यू माइनस, एक जगह हम लोग क्या लिखेंगे, जी लिखे। अच्छा ऐसे मान लीजिए अगर हम लोग इसको अंडर ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, तो ये जितने भी इक्वेशन एक कन्वर्ट हो जाए किसमें, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। जो a हमारा g में कन्वर्ट हो जाएगा और जो s हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h में। अब देखिए जब भी अपवर्ड मोशन करे, क्या करेगा, अपवर्ड,
मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, उस कंडीशन में जी का मान हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। इसके लिए अलग अलग से फार्मूला पढ़ाया था कि प्लस लेना, एक बार माइनस लेना, तो नहीं भैया हम लोग को यही फार्मूला पढ़ना है। अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग माइनस ले लेंगे जी का वैल्यू, और नीचे जाएगा तो प्लस ले लेंगे। अब देखिए जब भी हम लोग ऊपर जाएंगे, सॉरी ये पॉजिटिव में निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है, माइनस हो जाता है। जब भी अपवर्ड जाएगा तो जी की जगह हम लोग जब माइनस रखेंगे तो फार्मूला हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ जी की जगह जब माइनस रखेंगे तो माइनस से प्लस माइनस माइनस नहीं बन जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये किस कंडीशन में, जब अपवर्ड जाएगा। इसके लिए एक फार्मूला ये हो गया, ठीक है। अच्छा अगर डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है, उस कंडीशन में जी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, उसको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, प्लस लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। तो यही हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, अब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यही फार्मूला रह जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन ध्यान रखना, ये अलग अलग फार्मूला नहीं ध्यान रखना, ये सिंपल, तो यही फार्मूला ध्यान रखना है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। और ये अगर ऊपर जाएगा तो वैल्यू माइनस में होता है तो वहां पे नेगेटिव रख देंगे, और डाउनवर्ड जाएगा तो वैल्यू बढ़ता है तो हम लोग क्या रख देंगे, प्लस लिख देंगे, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है न्यूमेरिकल लगाते वक्त, ठीक है। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक रूल होता है, उसको ध्यान रखना आप लोग को, मतलब नियम नहीं, अगर आप लोग समझते हैं तो आसानी से लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे अक्सर उसी में जाके परेशान हो जाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में, रेस्ट ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, किसमें, मान लीजिए रेस्ट में, ठीक है, रेस्ट में। अब रेस्ट से मोशन में आ गया, ठीक है। तो एक हमारा होता है प्रारंभिक गति जिसे हम लोग यू बोलते हैं, एक हमारा होता है अंतिम वेग, ठीक है। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग जिसे हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, मतलब बाद वाला, ठीक है। देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अभी उसका वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इस कंडीशन में यू हमारा क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है v का वैल्यू कब जीरो लेना है, u का वैल्यू कब जीरो लेना है, ये क्वेश्चन में देगा नहीं। आपको बोले कोई ऑब्जेक्ट जाकर मैक्सिमम हाइट पे जाके वहां से वो लौट रहा है, तो वहां पे आपको समझना हो कब u जीरो लेना है, कब v जीरो लेना है, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, आराम विरामावस्था में और चलना शुरू किया तो स्टार्टिंग में उसका u जीरो है कि नहीं, जीरो है, स्टार्टिंग वाली का जीरो है। अब v का वैल्यू कुछ ना कुछ तो दिया ही रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, क्या है, मोशन में, और आके रुक गया, किसमें आ गया, आके रुक गया। तो इस कंडीशन, इसके पास अभी प्रेजेंट टाइम में कोई वेलोसिटी है ना, इसका मतलब u का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। इसका u का वैल्यू दिया रहेगा उस कंडीशन में, और जब यहाँ पे आके रुक जाएगा इस कंडीशन में v बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। अब ये मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाएगा, उसके बाद ये क्या होगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे, कहाँ पहुंचे, मैक्सिमम हाइट पे मैक्सिमम हाइट पे जाने का मतलब ये जाके वहां पे क्या हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया। इसका मतलब ये किसी ना किसी वेग से फेंका गया था, u बराबर कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पहुंच के v बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में u का वैल्यू दिया रहता है और v हमारा क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। अब जैसे मान लीजिए मैक्सिमम हाइट से कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से फेंका गया, इसका मतलब देखिए ध्यान से, इसका मतलब u का वैल्यू, ये v बराबर क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो गया, ठीक है। हाँ ये चीज, अब देखिए जैसे मान लीजिए नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, नीचे डाउनवर्ड, यहाँ जस्ट इसको टच होने से पहले, मतलब अगर ये सरफेस को टच कर गया, इस कंडीशन में इसका वेलोसिटी क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो v बराबर क्या होता है, यहाँ पे v का v वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल लगाते वक्त ध्यान रखना। हालांकि हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये सारे मतलब जितने भी कंडीशन बन सकते हैं वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे का एक टॉपिक बचा हुआ है, देखिए मास और वेट में डिफरेंस दिया हुआ है, तो ठीक है, मैंने नोट्स में इसको मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। डिटेल से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी और कैपिटल जी, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ाया वही चीज इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में डिफरेंस भी दिया है, ठीक है। और मास और वेट के बारे में, मास और वेट के बारे में क्या दिया, उसमें भी डिफरेंस दिया, मैंने यहाँ पे नहीं करा क्योंकि जितना मैंने टॉपिक बताया वही चीज यहाँ पॉइंट पे लिखा है। नोट्स में ये चीजें हैं, आप लोग ये आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक बचा थ्रस्ट एंड प्रेशर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रणोद तथा दाब, ठीक है, जिसमें हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं। अब थ्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फ्लूइड के प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि ये सारी चीजें 11th के टॉपिक में डिटेल से पढ़ना होता है, तो आप लोग को सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपके काम का है। तो जितना एनसीईआरटी में था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इससे आगे वाले क्लास में। और इस क्लास को अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।